एफसी में भी आज करीबन 1.5% ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। आयशर मोटर्स भी करीबन 1.5% ऊपर नज़र आ रहा है। बीईएल, ट्रेंट और एचडीएफसी लाइफ, इन तीनों में 1.5% की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले मैक्स हेल्थ पर बात करूंगी, उसके बाद एचडीएफसी पर आएंगे। पहले मैक्स हेल्थ कैसा लग रहा है आपको काउंटर इस वक्त? देखिए, मैक्स हेल्थ केयर वैसे काफी अट्रैक्टिव है, बट ये बार के नंबर थोड़े से सब्ड्यूड आए थे, तो मेरे हिसाब से ये वापस से अगर नीचे थोड़ा मिलता है तब इसके अंदर ध्यान देना चाहिए। ये लेवल पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव कम बन जाता है, क्योंकि अपसाइड लिमिटेड दिखता है। फिर भी अगर किसी के पास है तो लॉन्गर टर्म के हिसाब से उसको होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड यहाँ से 1250 तक की दिखती है 1 साल का होराइजन के अंदर। बट यहाँ पे ट्रेडिंग बेट, क्योंकि ऑलरेडी अप हो चुका, तो एक ट्रेडिंग बेट नहीं बनती है। वापस ये 1040 से 1030 ये रेंज अगर वापस मिलता है, या 1050 ये रेंज वापस मिलता है, तो वहां पे एक ट्रेडिंग बेट के हिसाब से देखा जा सकता है। बिल्कुल। और सर, इसके अलावा आपके हेल्थ केयर में कुछ और प्रेफर्ड पिक हैं? ये फोर्टिस हेल्थ केयर काफी वेल प्लेस्ड लग रहा है, और उसके अंदर एकोमोलेशन भी है। तो किसी को मीडियम टर्म के हिसाब से, मीडियम टू लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखना है, तो फोर्टिस हेल्थ केयर मेरे सबसे बेस्ट है, और इसको एकोमुलेट किया जा सकता है। यहाँ से एक अपसाइड जो है कम से कम 1100 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे देख रहे हैं। अब किसी भी कारणवश कोई भी डिप मिलता है तो उसको एकोमुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल। एक और सवाल आया है, ये इनका सवाल कॉल को लेकर है। निफ्टी 23 जून की इन्होंने कॉल ले रखी है, 24,200 की कॉल है, 82 रुपीज़ की। पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। फिलहाल अभी मार्केट साइडवेज है, मोमेंट मिलेगा, लेकिन इतना कोई अट्रैक्टिव अभी है नहीं, क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट अभी दिख रहा है। क्योंकि कल का भी जो था, एक लेवल था, रेसिस्टेंस लेवल से वापस से नीचे साइड बन गया था, तो आज भी वही चीज हो रही है। अपर साइड में रेसिस्टेंस को क्लियर नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से, तो मार्केट जिस हिसाब से रेसिस्टेंस को क्लियर नहीं कर पा रहे, तब तक ये कॉल के जो है भाव जो है मेरे हिसाब से थोड़े थोड़े सबड्यूड होते रहते हैं। तो अपसाइड आता है तो वापस एग्जिट करने का ट्राई करें। बिल्कुल। एक सवाल शुभम जी का है, ये पूछ रहे हैं, जमुना ऑटो 9000 शेयर्स हैं इनके पास, जमुना ऑटो के, और 134 पर लिया हुआ है इन्होंने। ये पूछ रहे हैं क्या इसे फिलहाल होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? टेक्निकल सेटअप ठीक है यहाँ पे। इसको अगर आपको होल्ड करना है तो एक 118 का स्टॉप लॉस रखे। अपर साइड में 138 से 145 ये रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकल सेटअप ठीक ठाक हुए है। अभी भी यहाँ पे कोई बीटन डाउन या एकदम डाउन साइड हो वैसा कोई ट्रेंड है नहीं, तो मेरे हिसाब से इसको भी होल्ड किया जा सकता है। 118 का स्टॉप लॉस रखे। अपर साइड में हो सके 138 फर्स्ट लेवल बनेगा, 138 के ऊपर 145। अगर 145 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो फ्रेश अपसाइड भी अपने को देखने को मिल सकती है। सर, फिलहाल एचडीएफसी बैंक पर क्या कर रहे हैं आप? एचडीएफसी बैंक में जब सबसे पहले जब निफ्टी की रैली आई थी, जब तक निफ्टी ने 57,000 का लेवल भी टच नहीं किया था, वो जो रैली थी उसमें तो एचडीएफसी बैंक नहीं चला, लेकिन अब फिलहाल जो सेकंड रैली देखने को मिली थी निफ्टी में, उस वक्त एचडीएफसी बैंक के चलने को हमने देखा कि करीबन 2% की बढ़त उसमें नजर आई। अभी आज भी करीबन 1.5% ऊपर है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है उसमें प्रोग्रेस हो रही है, यानी कि धीरे धीरे जो गवर्नेंस इशूज थे वो रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या इनमें कोई, अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो क्या ये एक्यूमुलेशन का सही वक्त होगा? डेफिनेटली जो जो इश्यू थे धीरे धीरे वहां पे रिजॉल्व हो रहे हैं। जो मैनेजमेंट लेवल का इश्यू है वो भी रिजॉल्व हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ट्रेडर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे टेक्निकल सेटअप भी यहाँ पे एक 792 के ऊपर भी एक अच्छा खासा टेक्निकल सेटअप भी पॉजिटिव बन गया, तो मेरे हिसाब से ये एक आपको टेक्निकली सेटअप अभी यहाँ से पॉजिटिव है। यहाँ पे 814 से 825 ये इमीडिएट जोन बन रहा है। तो अगर किसी के पास ट्रेडिंग के हिसाब से भी करते तो 784 के बिलो एक स्टॉप लॉस लगा है। अपर साइड में 814 से 825 ये रेंज अपने को इमीडिएट सेटअप पे दिखाई दे रही है। तो टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, लॉन्गर टर्म वैसे भी पॉजिटिव है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। तो ये आपको यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए, और फ्रेश भी किसी को ट्रेडिंग बेट भी बनानी है तो बना सकते हैं। बिल्कुल। सर, फिलहाल मॉनसून की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम बताई जा रही है कि हो सकता है कि इस बार का मॉनसून कम रहे, जिसकी वजह से काफ़ी सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे में आपका बेसिकली ऑटो सेक्टर, टू व्हीलर व्हीकल्स वाले सेगमेंट पर क्या व्यू है, और क्या उसमें कोई पिक है जो उस वक्त खरीदनी चाहिए, या फिर अभी रुकना चाहिए हमें जब तक मॉनसून का ये क्लियर नहीं हो जाता है अगले 1-1.5 महीने तक? वैल्यूएशन तो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन ट्रिगर जो है अभी तक वो मिल नहीं रहा है। जब तक ट्रिगर नहीं बनेगा तब तक वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटअप जो है वो बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। फिर भी अगर ऑटो सेक्टर के अंदर ही अगर ध्यान देना है तो मेरे हिसाब से एथर एनर्जी वहां पे एक ध्यान दिया जा सकता है। वो एक स्टॉक जो है अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे हिसाब से, वहां पे एक अपसाइड पोटेंशियल है।
और उसको लॉन्गर टर्म के हिसाब से एक्यूमुलेट किया जाए, वहां पे अगर कुछ इफ एंड बट होता है तो भी ज्यादा इम्पैक्ट वहां पे दिखाई नहीं देगा। तो ऑटो में एक एथर एनर्जी पिक है, बाकी M&M, टीवीएस मोटर ये सारे तो है ही, लेकिन ये हैवी वेट है यहाँ पे। FNO के कारण थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है, बट और रेसिस्टेंस भी कंटिन्यू करता है। तो एथर एनर्जी अगर किसको एक्यूमुलेशन करना है मीडियम टू लॉन्गर टर्म के हिसाब से, तो उसको लॉन्गर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल। कल जब आईपीओ की खबरें बाजार में चल रही थी तो इसके साथ ही रिलायंस जियो के आईपीओ की खबरें भी चल रही थी। जियो इन्फोकॉम का आईपीओ भी, जो उनकी बैठक है फ्राइडे को जो एजीएम है, हो सकता है उस वक्त उनकी अनाउंसमेंट हो जाए, उससे पहले उसके अनाउंसमेंट होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये आईपीओ भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। फिलहाल रिलायंस का स्टॉक तो हरे निशान में नहीं लेकिन लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल रिलायंस का सेटअप आपको कैसा लग रहा है कि रिलायंस पर भी ऑब्वियसली जब आईपीओ की खबरें तेज़ होंगी तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा? देखिए, रिलायंस अभी फिलहाल लोअर लेवल से 1282 के ऊपर कुछ दिन पहले मेंटेन हुआ था, वापस से 1330 की एक रेंज बनती है, उस रेंज को वापस से रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट करा। अब यहाँ से एक अपर साइड वापस से मोमेंट मिलेगा 1338 के ऊपर। जब ये निकलेगा तो फिर इसके अंदर मोमेंटम जो है 1358 से 1374 ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो अभी रेसिस्टेंस के अंदर ही है और वो रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रहा है पिछले 1-2 दिन से। जब तक वो रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये रेंज बाउंड, या हो सकता है कि 1310 से 1330 की रेंज के अंदर अपने को दिखाई दे। बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। यहाँ से हो सकता है कि 2-5 दिन और लगे या 3-4 दिन लगे। 1338 के ऊपर जब भी निकलेगा तब इसके अंदर मोमेंटम वापस से 1360 तक का मोमेंटम आपको जरूर देखने को मिलेगा। हम्म, बिल्कुल। एक और बड़ा ट्रिगर ये है कि इंडिया और यूके की जो डील साइन होने वाली है उसकी तारीख नज़दीक आ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्दी साइन हो सकती है। ऐसे में जो टेक्सटाइल और जो अल्कोहल बेवरेजेस के स्टॉक हैं उनमें बस देखने को मिल रहा है। फिलहाल यूनाइटेड स्पिरिट्स में करीबन 2.5% ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। रेडिको खैतान करीबन 1.5% ऊपर है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी और वेल्सपन लिविंग, क्या इस पूरे सेगमेंट से जिन पर इनका असर होगा, यूके और इंडिया की ट्रेड डील का जो मेन असर होगा, क्या उनमें से उस सेगमेंट में से कुछ पिक करना चाहिए सर इस वक्त कि लोगों को उसका बेनिफिट मिल पाए? देखिए, बेनिफिट पहले भी ये जो डील का पहले जब अनाउंस हो रहा तब भी ऑलरेडी स्पाइक हो गया, तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी काफी कुछ फैक्टर है। अच्छा। अब यहाँ से एक डील जब फाइनलाइजेशन होगा उसके बाद में क्या फाइनल आउटकम के ऊपर इसको देखे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, एक ट्रेडिंग बेट बनेंगे क्योंकि न्यूज बेस्ड थोड़ा सा एक स्पाइक भी बनता है। तो यूएसएल जो है, यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रीफर्ड रहेगा, गोकुलदास प्रीफर्ड रहेगा। बट अभी फिलहाल के लिए जब डील फाइनल पूरी तरीके से हो जाएगी तो उसके बाद में उसको देखे ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टॉक की बात करेंगे, रेडिंगटन में करीबन 2.5% ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। एप्पल प्राइजेस बढ़ाने की ऐसे खबरें आ रही हैं कि एप्पल प्राइस बढ़ा सकता है एआई बूम को पुश देने के लिए, तो चिप की कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। इसके चलते रेडिंगटन में फिलहाल तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, बात रेडिंगटन की करें तो लोअर लेवल में शायद 215, 17, 18 जो बना था उसके बाद में स्लो एंड स्टडी टेक्निकल सेटअप के ऊपर आया हुआ है, तो ऑलरेडी लोअर लेवल से ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम जो है आपको 285 का एक अपसाइड मोमेंटम बनेगा और 285 से ऊपर निकलता है तो 320 ये एक रेंज के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। तो मेरे सबसे अगर कूल डाउन होता है, वापस से अगर कूल डाउन होता है 245, 248 की रेंज मिलती है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी डेफिनेटली, और वहां से वापस से स्लो एंड स्टेडी 280 तक की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जिसके पास में है वो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए वेट करें, थोड़ा डिप मिलते तो वहां पे एंट्री बना सकते हैं। हम्म, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं सर आज बाजार में जो ऑर्डर पाने की वजह से काफ़ी उनमें अच्छी तेज़ी मिल रही है, और उनमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगी HFCL का। ये स्टॉक पहले भी काफ़ी धुआंधार तेज़ी दिखा चुका है और एक बार फिर से करीबन 4% तेज़ है। कंपनी को 2666 करोड़ का ऑर्डर मिला है RVNL से टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए। ऐसे में इस पर्टिकुलर स्टॉक का आपको चार्ट कैसा लग रहा है, क्योंकि पहले भी इसने निवेशकों को करीबन 20-20% की तेज़ी और लगातार 5-5 दिन तक बहुत तेज़ी दिखाई है? देखिए, अट्रैक्टिव तो जब ये था 65-70 की रेंज में था तब काफी बड़े डील्स हुए थे, वो टाइम पे अट्रैक्टिव था। अब यहाँ पे एक वैल्यूएशन बढ़ गई है। हाँ, थोड़ा अपसाइड जरूर है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब लोअर सर्किट कंटिन्यू 208 का पहले हाई बना था, उसके बाद में कंटिन्यू लोअर सर्किट देखते हैं अपने शायद 165 या 166 की रेंज तक बढ़ा है। अब वापस से इसने एक अपर सर्किट की सीरीज चालू करी, मेरे हिसाब से ठीक है। अब यहाँ पे इतना अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि लोअर लेवल से काफी अपसाइड हो चुका है, अभी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। लेकिन फिलहाल अगर किसके पास में है तो होल्ड करें, थोड़ी और अपसाइड अपन यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करें।
हो सकता है कि 220 235 ये रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ऐसे ही आरवीएनएल और रेलटेल को भी ऑर्डर्स मिले हैं। आरवीएनएल में करीबन 2% की तेज़ी नज़र आ रही है। ऑर्डर्स 968 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। एक प्रोजेक्ट है ईस्टर्न रेलवे का जिसके लिए इसे ऑर्डर मिला है। रेलटेल का स्टॉक भी करीबन 1% ऊपर है क्योंकि कंपनी को 53 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ऐसे में इन दोनों स्टॉक्स में से कुछ एक पसंद करेंगे आप? इन दोनों ही अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक है, आरबीएनएल, रेलटेल दोनों ही प्रेफर्ड है। मेरे हिसाब से ये टाइप के स्टॉक जो है, कोई भी गवर्नमेंट का काम होगा तो इन्हीं कंपनीज के बाय करना। हो सकता है गवर्नमेंट कब थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा दे, कब थोड़ा कम कर दे, वो एक टाइम का बात रहेगा। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म पीरियड देखेंगे तो दोनों ही कंपनी प्रेफर्ड है। मेरे हिसाब से ये दोनों का कंपनी अगर ये लेवल से भी रखते हैं तो अट्रैक्टिव है। अपसाइड मोमेंटम अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से आरवीएनएल, रेलटेल रेलटेल में तो काफी अच्छा खासा अपसाइड है। 450 460 तक की रेंज भी अपने को लॉन्गर टर्म पीरियड में देखने को मिल सकती है। मीनवाइल आरवीएनएल के अंदर देखेंगे तो 325 से 340 ये रेंज आरवीएनएल के अंदर भी लॉन्गर टर्म में अपने को देखने को मिल सकती है। दोनों स्टॉक्स अट्रैक्टिव है, बट टाइमली जैसे जैसे आगे एजुकेशन ऑर्डर्स होंगे, न्यू फ्रेश ऑर्डर्स मिलेंगे तो वहां पे वो एजुकेशन होते हुए दिखाएंगे। तो दोनों ही के अंदर पॉजिटिव रहा है। दोनों ही को लॉन्गर टर्म से मीडियम टू लॉन्गर टर्म पीरियड के हिसाब से होल्ड किए जा सकते हैं। बिल्कुल। आपने सर स्टार्टिंग में दो स्टॉक्स बताए थे, कैम्स और कोकिंग कोल। क्या उसके अलावा कोई और आपकी प्रेफर्ड पिक होगी? देखिए वैसे तो प्रीफर्ड पिक ऑलरेडी बैंकिंग को अपन प्रीफर्ड करें तो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। एसबीआई को भी ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल काफी सारे मोमेंटम स्टॉक्स है। एनआईएसीएल जो है वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर ही लिए। तो फिलहाल ये इन सारे स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बरकरार है। उसके अलावा अगर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो फिर उसके अंदर वेट एंड वॉच है। फिलहाल एक निफ्टी एक रेंज बाउंड में लोअर लेवल से अपसाइड हो चुका था, एक रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो हैवी वेट के अंदर शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस अपने को देखने को मिले और उसके बाद में ही वापस से कुछ अगर बीटन डाउन होता है तो वहां पे हैवी वेट के अंदर वापस से वॉच आउट कर सकते हैं। लाइक टाइटन है, अगर टाइटन वापस डिप के अंदर मिलता है